ये जो वॉर लड़ी जा रही है, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये इकोनॉमिक कंट्रोल है, ये सिर्फ पेट्रोल है। व्हाट इज योर एनालिसिस? अमेरिका जैसा देश को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। घुना हुआ बहुत स्मार्ट देश है। आर वी सेइंग इन दैट केस, क्योंकि अगर नवंबर में जो इलेक्शंस है मिड टर्म, अमेरिका चाहेगा कि जंग जल्दी खत्म हो, whereas Iran, just to impact the domestic elections, perhaps they would want to extend the war. Is that right? पिछले 47 साल से एक फोकस पे चल रहा था और नारा था उनका डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। ये एक जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, रीसेटिंग था। अमेरिका हैज अचीव्ड व्हाट इट हैड टू वांट टू अचीव। लोकली साउदीज, एवरीबडी लुकिंग एट इजराइल। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं देखते? ईरान सेलिब्रेटेड अबाउट इट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। उनको नहीं मालूम था कि इजराइल अब हमास के पीछे जिस तरह पड़ा है वैसे पड़ेगा। कि यूरोप के अंदर भी जो उनकी चाइनीज कम्युनिटी थी, उनके जो डिप्लोमेट्स थे, जो उनका पैसा था, वो इस तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया कि जो इवन इटली जैसा देश, उनकी जो लीडरशिप थी वो चाइना ओरिएंटेड हो गई। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपनी लड़कियों को जीन पैंट शर्ट के अंदर बाहर देखना चाहते हैं। ईरान में ये सब नहीं होगा। तो वहाँ पे आदमी जा सकता है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, बट वापस भाग करके अपने देश आ सकता है। जो पावर हमारे देश के अंदर है वो कहीं और किसी देश में नहीं है। एक थ्योरी चल रही है जो चाइनीज प्रोपोगेट कर रहे हैं और इजराइल घुस गया गाजा के अंदर। तो ईरान के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था? ये मौका है, मैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लूँ और एक बार बन जाएगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब पाकिस्तान को कैसे डिवाइड करोगे इंडिया के इंटरेस्ट में, कि हमारे पर्पस सारे सॉल्व हो जाएं, लेकिन वहाँ की जो सोच और गंदगी है वो हमारे पास ना है? हाउ वुड यू लाइक टू डिवाइड देम? लड़की को, औरतों को कोड़े से मारो, वो आपकी जायदाद है। वो जब ऐसी सोच होती है तो उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स बेटर नॉट टू गेट दैट सोच विद अस। टेररिस्ट सारे मार दिए, अभी कोई बॉम्ब नहीं होना चाहिए। बट वो एक आइडियोलॉजी तो पनपी हुई है। वो 40 साल से जो आदमी सोच रहा था, जो ऐशो आराम भारत में है ना, वो ऐशो आराम ईरान में नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवलेशंस विद मानस जी। ईरान की वॉर हो रही है। वॉर क्यों हो रही है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या वो उद्देश्य मिला, पूरा अचीव हुआ कि नहीं हुआ? इसके इंडिया पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कश्मीर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होगा? फ्यूचर ट्रेड पे क्या इफेक्ट होगा? कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के लिए मैंने सोचा क्यों ना किसी ऐसे विशेषज्ञ से बात करें हु अंडरस्टैंड्स द मिलिट्री, द इकोनॉमिक्स एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑल वेरी वेल. And thank you, General Pandey sir, for coming in to educate all of us on that. So सबसे पहली बात, क्योंकि I've been following you, आपके क्लॉज में आपने आर्टिकल लिखे एंड आपने लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट कर रहे हैं, आपने ट्विटर पे, which is the case. So there was an article in clause that you mentioned कि वॉर के 3 ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हैं. 1 कि डीन्यूक्लियराइजेशन की बात हो ईरान की. सेकेंड वॉज regime change. एंड द थर्ड वॉज विद रिस्पेक्ट टू कि उनकी ICBM या मिसाइल कैपेबिलिटी कम हो जाए. फिर आपने एक जगह पे ये भी मेंशन किया कि वेयर इज 440 kg ऑफ यूरेनियम एंड वेयर इज मुस्तफा. नाउ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड सर कि फाइंडिंग यूरेनियम एंड 440 kg ऑफ यूरेनियम एंड मुस्तफा, इज दैट द एंड ऑब्जेक्टिव एंड इज दैट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, एंड आर वी अचीविंग द ऑब्जेक्टिव? और फाइनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके बहुत सारे दृष्टिकोण हैं. देयर इज एन इकोनॉमिक थिंग, देयर इज अ पेट्रो, युआन पेट्रो. तो ये जो वॉर लड़ी जा रही है, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये इकोनॉमिक कंट्रोल है, ये सिर्फ पेट्रोल है, कि व्हाट इज योर एनालिसिस? एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट बिफोर यू स्पीक सर कि मैंने जो भी आपने प्रेडिक्शंस किए अपने 3 आर्टिकल्स में, 4 आर्टिकल्स में, टाइम टू टाइम, आई वुड से कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर राइट. सो दिस इज मे बी कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस दैट यू कुड, आई एम नॉट सेइंग यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन हाँ, आपने काफ़ी चीज़ें फोर्स ही की और वो काफ़ी हद तक हुई. लेकिन एंड यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि व्हाट्स योर प्रेडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन ऑफ दिस वॉर? दैट इज बॉदरिंग ऑल ऑफ अस. तो भाई ऐसा है कि कई सवाल तो भूल जाऊंगा. तुमने कम से कम एक सीरीज ऑफ सवाल बोला है, तो आप याद दिलाते ना. आई विल आंसर तकरीबन. सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस. नहीं, इट्स ओके. इट्स अ गुड, जैसे कि सेट्स अ कोर्स की सबको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या डिस्कशन होगा इसके अंदर. सबसे पहले तो ये बात है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट यस,
मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, और जियो पॉलिटिक्स के अंदर मेरा काफ़ी हमेशा इंटरेस्ट रहा। मिलिट्री में ही था, और आपको पता ही है कि जब आप हाथ उठाओ तो सिर्फ हाथ उठाने के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप ये कंटेक्स्ट समझ लें तो सब समझ में आता है। ये पूरी जो लड़ाई है ये ईरान के बारे में लड़ाई नहीं है, ठीक है? ओके। और ये ट्रम्प की नहीं लड़ाई है। बहुत लोग, बिकॉज क्या है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट फेस होता है, राइट, और लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, ये उसका फेलियर था। ये एक जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, ट्रम्प बाइडेन के बारे में बोलेगा, बाइडेन ट्रम्प के बारे में बोलेगा, तो हम इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक जो कंट्री का, जो देश का एक स्ट्रैटेजी है, जो एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, हम उसको भूल जाते हैं। अमेरिका एक मोनार्की नहीं है। अमेरिका के अंदर एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है जो उस देश को चलाती है। वो जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है वो एकेडमिक हैं, मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कॉर्पोरेट लीडरशिप है जो एमएनसीज को चलाती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर ब्रिलियंट पीपल हु सिट देयर। हम जब छोटे देशों में अपनी सोच के साथ चलते हैं तो हम हर चीज़ का नंबर से कैलकुलेट करते हैं कि उनके 6 जहाज़ गिर गए, हमारे 10 जहाज़ गिर गए, ठीक है? ये बहुत छोटा तरीका होता है सोचने का। अमेरिकन इस तरह से नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि अगर मैंने $1 ट्रिलियन का खर्च इस लड़ाई में किया है, ठीक है, तो क्या मुझे अगले 20 साल के अंदर $20 ट्रिलियन का फ़ायदा है या कंट्रोल है। हर चीज़ पैसे पे नहीं होती है। ये पूरी लड़ाई अमेरिका की लड़ाई है, जिसके अंदर इस अमेरिका फर्स्ट लड़ाई। लॉट ऑफ टाइम अमेरिकन भी बोलते हैं इजराइल फर्स्ट है, बट वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ठीक है? इजराइल ने उनका बेवकूफ़ बनाया और उनको लड़ाई में लेके आ गए। नेतान्याहू उनका बेवकूफ़ बनाया। अमेरिका जैसा देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, ठीक है? बहुत घुना हुआ, बहुत स्मार्ट देश है। इट हैज़ बीन अ सुपर पावर फॉर लॉन्ग टाइम। इट विल रिमेन सुपर पावर फॉर सम मोर टाइम। ये एक जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, रीसेटिंग था। और जो ये पूरी लड़ाई है, इसके अंदर ईरान की कोई गलती नहीं है। ईरान को ये समझ नहीं आया कि मैंने कब गैस पेडल से अपना पैर हटाना है और किस तरीके से एक जियो पॉलिटिकल सिस्टम में आपने मिलना है। उसका भी रीज़न है, वो अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा क्यों बिल्कुल नहीं कर पाए। तो सबसे पहली बात है कि 2 चीज़ें इस समय के अंदर 2026-2025 के अंदर कन्वर्ज कर रही। ये जो पूरा 2 साल का ये जो समय है, ये एक बड़े मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे, कन्वर्जेंसेस थे। जिस रास्ते पे, जिस दिशा पर ये दोनों रास्ते चल रहे थे, अगर ये कुछ दिन आगे और चलते, 1 महीना या 1 साल और चलते, तो एक जो वर्ल्ड की एक जियो पॉलिटिकल बैलेंस है वो चेंज हो जाता। सबसे पहला जो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, या जो पॉइंट जिसको चेंज करना या रोकना जरूरी था, वो था चाइना का मार्च। चाइना पिछले 20 साल, ठीक है, कोई लोग 40 साल कहेंगे, बट एक्चुअली पिछले 20 साल के अंदर जिस तेजी के साथ में एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनता चला गया, उसने 70s, 80s, 90s का समय जो है ना कंसोलिडेशन का लगाया, राइट सर। मगर ये लास्ट 21st सेंचुरी के अंदर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ बढ़ी, जिसके अंदर उसका एक बेस था, तो 2 चीज़ें हो रही थी उसमें। अमेरिका डिक्लाइन की तरफ चल रहा था, बिकॉज उनको लगा कि अब हमने देश, पूरी दुनिया में पीस है, अब हमें ये सब पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, इकोनॉमी डिक्लाइन में हुई, और इनकी जो इकोनॉमी थी वो बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ने लगी। और ये एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथिंग, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और छोटी मोटी चीज़ें बनाने से ये एक नीश टेक्नोलॉजी की तरफ चलने लगे थे चाइनीज़। करेक्ट सर। नीश टेक्नोलॉजी जब चलते हैं तो 2 चीज़ों का फायदा होता है। एक तो बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल होता है, और दूसरा क्या है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है जो आप बनाने लगते हो, उसके अंदर आपकी एक जंप मिलता है।
सो इकोनॉमी से आपकी पावर, मनी पावर, और वो जो मनी पावर है नीश टेक्नोलॉजी से आपकी मिलिट्री पावर। और मैंने पहले भी मेरे ख्याल से आपके चैनल पे बोला है कि समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, दो चीज़ें हैं, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और ये चाइना ने समझा और उसने अमेरिका को कॉपी किया, तो पैसा बनाया, पैसे से टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी मिलिट्री के लिए, दोनों में तकरीबन कॉमन टेक्नोलॉजी होती है। तो उसने क्या किया कि जो ये पूरी लड़ाई होती है ना, जब आपने आगे चलना हो तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एक रिसोर्स की लड़ाई होती है। धीरे धीरे उसने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब्जा करना शुरू किया चाइना ने। एक डेट डिप्लोमेसी होती है उसके थ्रू, आइडियोलॉजिकल, और जो एक डाइम होता है ना, नेशनल एलिमेंट्स ऑफ पावर, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इन तीनों चारों चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे बड़े साइलेंट तरीके से एक एंगेजमेंट शुरू करी। आप ये देखेंगे कि यूरोप के अंदर भी जो उनकी चाइनीज़ कम्युनिटी थी, उनके जो डिप्लोमेट्स थे, जो उनका पैसा था, वो इस तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया कि जो इवन इटली जैसा देश, उनकी जो लीडरशिप थी वो चाइना ओरिएंटेड हो गई। आप अभी अमेरिका का ट्रेड टैरिफ वॉर हुआ ट्रम्प का, आपने देखा कि यूके वाले कैसे उनकी तरफ भागे, फ्रांस कैसे उनके साथ में लाई कर रहा है। सो एक जो ट्रेडिशनल अलायंस था अमेरिका वाइट मैन का, वो छोड़ के यूरोपियंस हैव स्टार्टेड लाइंग ऑन चाइना। वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया, दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया। एक तो उनकी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट किया, उनकी लीडरशिप को खरीदी, उनके मीडिया हाउसेज को खरीदा, उनके डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई चाइना ने नया तरीका नहीं इस्तेमाल किया, यही सब कुछ अमेरिका पहले कर रहा था, यही कुछ ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश थे सब जगह कर रहे थे। हमारे देश के अंदर भी ऐसे ही है। अगर आप परतें खोलेंगे तो कोई अमेरिका के पेरोल पे है, कोई इजराइल के पेरोल पे है, कोई रशिया के पेरोल पे है, कोई चाइनीज़ के पेरोल पे है। वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, मीडिया हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी MNCs हो। सो ये एक जो लड़ाई होती है ना, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इंफॉर्मेशनल, ये लड़ाई साथ साथ चलती है। और इसके थ्रू इन्होंने एनर्जी, अब नाइजीरिया के अंदर देखो, सूडान के अंदर देखो, वेनेजुएला में देखो, रशिया के साथ में एंगेजमेंट का देखो, ईरान के साथ में देखो, जहाँ पे भी अमेरिका की लड़ाई थी, बन नहीं रही थी, वहाँ पे एक ऑल्टरनेट सोर्स उनको मिल गया चाइना के साथ में एंगेज करने का। और चाइना के पास पैसे की कमी नहीं थी, वो कितना पैसा अपने देश में लगा सकता था, जो सरप्लस पैसा था वो डॉलर्स उसने दाएं बाएं भेजने शुरू किया और उसका इस्तेमाल शुरू किया, राइट। सो दैट इज अबाउट सिक्योरिंग हिज एनर्जी इंटरेस्ट। मगर ये भी ठीक था, अमेरिका को उसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर जब ये नीश टेक्नोलॉजी के जो रॉ रिसोर्सेज होते हैं, जो रॉ मिनरल्स होते हैं, उनकी तरफ जब उसने हाथ डालना शुरू किया, क्योंकि इससे आज से लेकर के आगे की जो लड़ाई है वो डेटा की होगी, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, इन सब की, जिसके पास इनका कंट्रोल होगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसने अपने हाथ पैसे के थ्रू, डेट डिप्लोमेसी के थ्रू, कई तरीकों से उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। और इसकी वजह से जो एक गैप था अमेरिका के साथ में, जो बहुत बड़ा गैप था, अमेरिका वाज नंबर 1 बाय माइल्स। नेक्स्ट 2 से लेकर के जो 10 कंट्रीज थे, उनके पूरी इकोनॉमी को जब मिलाते थे तब जाके अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर होता था। करेक्ट। मिलिट्री पावर को जब हम सबको एक साथ मिलाते थे तब जाकर के कहीं वो अमेरिका के नंबर 2 पे आते थे। उसने धीरे धीरे ये क्लोज करना शुरू किया। उसने यही पैसे का इस्तेमाल करके मिलिट्री पावर को बढ़ानी शुरू करी, और वो नंबर 3 देश से, आज की जो हालत है, नंबर 3 जो देश हैं इकोनॉमिक में और मिलिट्री में, उनसे कहीं आगे निकल गया। अमेरिका से फिर भी पीछे, मगर काफ़ी आगे निकल गया। तो अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर बनने लगा और एक चाइना आगे बढ़ने लगा। कोई कहेगा कि भाई जब यहाँ आए थे तब लड़ाई लड़ते, मगर एक स्मार्ट आदमी क्या करता है, जब आपकी दूरी कम हो रही होती है तो आपने यही करेक्शन लेनी है, ना कि और आने की। क्योंकि ये जब करेक्शन लेगा, ये जो स्पीड गिरने की है और इसकी चढ़ने की है, इम्पैक्ट ज़्यादा, फिर भी एक समय लगेगा इसको कंट्रोल करके, एक साथ में नहीं होगा। रीसेटिंग विल रिक्वायर एटलीस्ट अबाउट अ डिकेड प्लस, ठीक है। और ये तभी कर सकता है जब वो आगे है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं रीसेटिंग के।
ट्रंप बाइडेन के खिलाफ बहुत बोलते हैं, ठीक है, बाइडेन दिस बाइडेन दैट, मगर आप बाइडेन को मत देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को देखो जो अमेरिका में काम करता है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई जरूरत थी करने की? कोई जरूरत नहीं थी। किसने पुश किया? यूक्रेन ने थोड़ी पुश किया, करेक्ट, अमेरिका ने पुश किया। किसको पुश किया? यूक्रेन को पुश किया। आगे आगे जाना। 2014 से या 2008 से पुतिन बोलता रहा कि यार तुम ये काम मत करो, तुम ऐसे रहो, वहीं रहो, ठीक है, दोस्ती कर लो, हमें आगे नहीं आना, हमको अपना देश जहाँ पर है, हमको कोई पावर नहीं बनना। बट इन्होंने फोर्स किया। 2014 ऑनवर्ड से धीरे धीरे चल रहा था। फाइनली दे पुश्ड रशिया टू अटैक, ठीक है। तो लग रहा है कि यूक्रेन ने गलती करी है, बट एक्चुअली में रशिया की गलती है। दे पुश रशिया। जब रशिया इस लड़ाई के अंदर आया तो दो चीजें हुई जो लोग समझते नहीं है। यूरोप का 90% ऑफ ऑयल गैस, पूरी उनकी एनर्जी की पावर की रिक्वायरमेंट, पूरी उनकी इंडस्ट्री रशियन एनर्जी पे चलती थी, ठीक है। ट्रू। तो नॉर्थ स्ट्रीम को किसने डिस्ट्रॉय किया? यूक्रेन ने नहीं किया। अमेरिकन CIA, देयर स्पेशल फोर्सेस पीपल, जो नॉर्थ स्ट्रीम जो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता था यूरोप के लिए, उसकी जो पाइपलाइन है वो उन्होंने डैमेज करी। जो पाइपलाइन यूरोप की तरफ जा रही थी वो सारी खराब की गई, तोड़ी गई। और यूरोप नहीं मानता था। आपको याद होगा 4 साल 5 साल पहले यूरोप कह रहे थे यार लड़ाई लड़ते रहेंगे, रशिया के साथ नहीं रहेंगे, रशिया को बॉम्ब करेंगे, बट एनर्जी आने दो। और रशिया भी कह रहा था कि चलने दो एनर्जी, तुम लड़ाई करो, हम लड़ाई कर लेंगे, बट दोनों का फायदा था। रशिया को उससे वो मिल रहा था और रिसोर्स, पैसा, करेक्ट, और यूरोप की इकोनॉमी चल रही थी और यूरोप की इकोनॉमी नीचे जा रही थी। बट अमेरिका ने फोर्स किया उनको डीकपल करने के लिए, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि नाउ यूरोप धीरे धीरे जो चाइना रशिया की तरफ ग्रेविटेट कर रहा था, उनको कंपेल किया कि तुमने ऑयल और गैस अगर लेना है तो कहाँ से लेना है? अमेरिका से लेना है। अमेरिका में कहाँ से तेल आया? अमेरिका ने कभी भी अपने तेल को पंप नहीं किया, बचा के रखा। वो उस टाइम के लिए बचा के रखा था जब जरूरत है, और उन्होंने अपने तेल पंप करने की रफ्तार तेज कर दी। गैस के लिए इन्होंने डाइवर्सिफाई किया यूरोपियंस ने, और एक गल्फ की तरफ आए। तो कुछ उन्होंने अमेरिका से लिया, कुछ गल्फ से लिया, ठीक है। मगर ये एक ब्रेक हुआ, ठीक है। रीसेटिंग चल रही है अभी 4 साल 5 साल। नेक्स्ट रीसेटिंग का क्या हुआ? वेनेजुएला नंबर 1 ऑयल एंड गैस रिजर्व्स कहाँ पर है? ऑयल रिजर्व्स एक्चुअली वेनेजुएला में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे 90% तेल कहाँ जाता था? क्रूड चाइना, ठीक है। उन्होंने बड़े क्वाइटली, पूरा ड्रामा क्या चला? क्रॉस बॉर्डर ड्रग चल रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। मगर धीरे धीरे ट्रम्प से निकल ही गया कि हम ऑयल की जा रहे हैं। एक्चुअली में अगर आपको ड्रग के पीछे आना था, आपने कोलंबिया जाना था और भी वहाँ देश वहाँ जाना था, बट वो वहाँ नहीं गए। उन्होंने वहीं गए जहाँ पर उनका रिक्वायरमेंट था। तो एक वेनेजुएला को उन्होंने कब्जा किया, ठीक है। अब कौन आ गया? ईरान, ठीक है। ईरान इज 3rd हाईएस्ट ऑयल एंड गैस एनर्जी कंबाइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो उन्होंने डिस्टर्ब करना था। सो अब ये आ गया नंबर ईरान का, ठीक है। ईरान की 90% ऑयल कहाँ जाता है? चाइना में जाता है, ठीक है। सो यू लुक एट डिनायल इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। अभी आप कहोगे यार सर ये एनर्जी से क्या होता है, उसमें चलो ठीक है हम रशिया से खरीदेंगे। सेमीकंडक्टर्स का जो गेम है, डेटा का गेम है, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, ठीक है। ये एक नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होती है। जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हो उसमें आपको पानी चाहिए होता है फ्रेश, ठीक है, चलता हुआ, और आपको एनर्जी चाहिए। आपका जो कंप्यूटर होता है वो इतना सा होता है, करेक्ट, मगर उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन होती है बिल्कुल हीट हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो जब आप थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स की आप एक वो डेटा यूनिट बना रहे हो, तो आप सोचो कितना तेल, कितना एनर्जी चाहिए। सो यू वांट स्टेबल एनर्जी रिसोर्स टू कम टू यू। सो उन्होंने ये सारी चीज़ें एक एज ए डिनायल स्कीम के लिए करी। और
ये जो गेम है ये तकरीबन एक डिकेड से साइलेंट चल रहा था और पिछले 5 साल के अंदर थोड़ा डायरेक्ट चल रहा था और ईरान के अंदर तो बिल्कुल फेस ऑफ हो गया, ठीक है। मगर जो दो बड़े देश होते हैं ना वो आपस में कभी डायरेक्टली नहीं लड़ते, ठीक है। और ये मैंने ख्याल से आपके शो पे मैंने पहले भी कहीं कहा था कि चाइना अगर मसल फ्लेक्स 10 साल के लिए नहीं करता तो अमेरिका को उन्होंने बेवकूफ़ बना करके आगे निकल जाना था, मगर उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी मसल फ्लेक्सिंग में और अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो ये एक पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ऑफ करेक्शन, ठीक है, जिसमें ईरान ने अपने आप को एक टेबल के ऊपर ऑफर कर दिया कि तुम मेरे रीजन में आओ और मेरे ऊपर लड़ाई लड़ लो। अगर कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन करी होती तो शायद नहीं होता। सेकंड क्या हुआ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो रीजनल था। ये तो ग्लोबल बता दिया मैंने आपको, रीजनल इसलिए हुआ कि ईरान पिछले 47 साल से एक फोकस पे चल रहा था और नारा था उनका डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। बट यू नो अमेरिका वाज नॉट कंसर्न। अमेरिका के ऊपर कितने बॉम्बिंग हुए हैं, ईरानियन लेड बॉम्बिंग्स, अमेरिका ने उसके लिए कुछ नहीं करा, ठीक है। उनकी एम्बेसी पे हुआ, एनएसकोल पे हुआ, 5-6 बड़े मेजर याद नहीं एग्जैक्टली, 5-6 बॉम्बिंग थी जिसमें अमेरिकन की डेथ हुई और ये सारे ईरानियन प्रॉक्सीज ने कराए थे जिनकी पूरी हिस्ट्री ईरान के थ्रू निकलती थी। न्यूक्लियर एम्बिशन के बारे में लोग बात करते हैं। ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशन था वो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो मुझे क्या पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड। बट मैंने आपको बताया ना ग्लोबल आर्किटेक्चर, लोकली सऊदीज, एवरीबडी लुकिंग एट इजराइल। आप सऊदी अरेबिया क्यों नहीं देखते? सुन्नी वर्सेस शिया, सुन्नी वर्सेस शिया, सुन्नी वर्सेस शिया भी कम है। अगर शिया भी नहीं होता, कोई दूसरा सुन्नी देश होता और वो सऊदी को अगर चैलेंज करेगा तो सऊदी ने रिस्पॉन्ड तो करना ही है, ठीक है। सऊदी के पास में अपनी फौज तो है नहीं, अपनी पावर नहीं है बट उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, उनको आदत नहीं है। वो क्यों चाहे कि हमारे लोग बने? अगर अमेरिका उनका काम कर देता है, इजराइल काम कर देता है तो उनको जरूरत क्या है काम करने के लिए? करेक्ट। जितना आप मिलिट्री हार्डवेयर में इन्वेस्ट करते हो उतना आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हो। और लड़ाई तो आज लग रही है, पिछले 40 साल 50 साल तो नहीं लगी, शांति थी। सो व्हाई शुड आई नॉट पे somebody else to fight my war? Which in this case is Israel and Saudi, according to the Abraham Accords के हिसाब से they were the one recognizing Israel. ठीक है। सो क्या हुआ कि ईरान के साथ में 2-3 चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ईरान की पोजीशन हार्डन हो गई। जो गल्फ कंट्रीज थे वो चाहते थे पीस एंड स्टेबिलिटी। क्यों चाहते थे पीस एंड स्टेबिलिटी? उनको भी मालूम था कि धीरे धीरे पेट्रो डॉलर की जो सिस्टम है वो भी उनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास में पेट्रोल हो गया, वेनेजुएला के पास पहले इतना नहीं था, अफ्रीका में इतने तेल की खदान नहीं थी, तो कई जगह पे लोग डाइवर्सिफाई करने लगे। रशिया एम्बोल्डन हो गया, वो अपना तेल पंप कर रहा था और एक तेल की एक लिमिट होती है, ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा यूएई जो है पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के लिए, कहने को तो इस्लाम मानने वाला शरिया चलता है वहाँ पर, बड़ा कंट्रोल्ड है। तो ईरान के साथ में क्या हुआ कि ईरान ने पिछले 3-4 साल के अंदर 2-3 चीज़ें शिफ्ट होती देखी। जब अक्टूबर 7 हुआ, ठीक है, और हमास का स्ट्राइक हुआ, ईरान सेलिब्रेटेड अबाउट इट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। करेक्ट। उनको नहीं मालूम था कि इजराइल अब हमास के पीछे जिस तरह पड़ा है वैसे पड़ेगा, और इजराइल घुस गया गाजा के अंदर और उसने बिल्कुल उस इलाके को तहस नहस कर दिया। 2-3 चीज़ें करी इजराइल ने, हमास की फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे गाजा का तहस नहस कर दिया। हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप को एक बार नहीं 2 बार खत्म कर दिया। एक बार तो वो जो पेजर अटैक था और दूसरी बार नॉर्मल अटैक के साथ में किया। ये दोनों की दोनों लीडरशिप उसने खत्म कर दी। ये जो 7 अक्टूबर का अटैक था वो क्यों हुआ? उसकी भी एक रीजनल डायनामिक है। उसकी रीजनल डायनामिक ये है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहे थे, साउदीज वेर रीचिंग आउट टू इजराइल कि चलो ठीक है वील एक्सेप्ट यू, आप यहाँ रहना। बाकी जो गल्फ कंट्रीज थे वो भी चल रहे थे, एक पीस एंड स्टेबिलिटी के माहौल के रास्ते में चल रहे थे। सीरिया के ऊपर ISIS का जो कंट्रोल था
वो बढ़ता चला है, ISIS is Sunni led, ठीक है. Assad was Shia. Is not technically Shia, but one of the minorities element, but still aligned to Iran and supported by Iran. ये जो उसका स्पेस था ईरान का ऑपरेशन का, वो खत्म हो गया, काफी रिड्यूस हो गया. यमन के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, पहले वहां पे एक हूती कंट्रोल और प्रो इरानियन कंट्रोल था. वहां पे पार्ट सऊदी हो गया, पार्ट कतर हो गया, और सॉरी यूएई का हो गया, और थोड़ा सा एक एलिमेंट ईरान का इन्फ्लुएंस करेगा गया. सो ये जो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट चेंज हो रहा था वहां पर, वो ईरान के पक्ष में नहीं था. क्यों नहीं पक्ष में था? क्योंकि 2 डिकेड से उसके ऊपर सैंक्शन थे, पिछले 1 डिकेड से बहुत सीवियर सैंक्शन थे, और जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी परेशान, स्पेशली तो बाजारीज थे. उनकी इकोनॉमिक हालत, जो बाजारीज थे उन्होंने खोमेनी को सपोर्ट किया था अगेंस्ट शाह, करेक्ट, वो उनसे काफ़ी डिसइंटरेस्टेड होने लगे. और आपको याद पता होना चाहिए कि जब क्लर्जी रूल होता है, जब एक डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ रजीम होती है, वो पब्लिक को दबा के रखती है. मगर हम देख ही रहते हैं, जो एक पब्लिक है उसको एक वो रिलीजियस, जैसे पूरी पब्लिक तो नहीं है ना उनके खिलाफ, एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन धर्म के नाम पे उनके साथ में है, और वो धर्म के नाम की जो गुट्टी थी उसकी भी एक लाइफ होती है, ठीक है. तो इस तरफ सऊदीज हैं जो कह रहे हैं हम मॉडर्निटी की तरफ चल रहे हैं, और एक ईरान है जो वापस 7th सेंचुरी की तरफ चल रहा है. हिजाब को लेके आप ऑपरेशन कर रहे हो, या सो कई चीज़ें. उधर सलमान जो है अपनी औरतों को कह रहा है यू कैन गो ड्राइव, यू कैन ड्रेस अप द वे यू वांट, आप अपने पति के बिना चल सकते हो. और ये ईरान जबकि 5000 पुराना सिविलाइजेशन है, वो तालिबान के रास्ते पे चल रहा है. सो देयर वाज चैलेंजेस व्हिच आर कमिंग आउट राइट विद इन द कंट्री. सो देयरफॉर उनको 2 चीज़ें करनी थी, और वो उस रास्ते के ऊपर चले. वो था एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के ऊपर उनको तेजी के साथ चलना था. एक बार जब आपके पास में हथियार आ गया, ठीक है, दैट इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन आपके पास में आ गया, देन यू कैन कंट्रोल द रीजन. और दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम. बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और बाकी मिसाइल में फ़र्क ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो आपकी वो एयर डिफेंस का एक दायरा होता है, जो एक शील्ड होता है, वो उसको कब्जा नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत होती है. और वो स्पीड क्या है कि 2 तरीके से आते हैं. एक जाता है हायर एटमॉस्फेयर में, जब वो ऊपर जाता है तो रडार सैटेलाइट्स वो पकड़ लेते हैं, करेक्ट. मगर जब एक हाइपरसोनिक मैक 8-9 की स्पीड से ज़मीन की सतह से थोड़ी देर ऊपर चलता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है. और स्पेशली जो मिसाइल थोड़ा सा घूम फिर के चलती है, और उसको कैप्चर करना, उसको डिस्ट्रॉय करना हवा में बहुत मुश्किल होता है. तो उसके पास में इन्वेस्टमेंट इसकी शुरू हुई. और क्यों ये प्लान कर रहा था, आपने देखा होगा कि सारी टनलिंग पूरे ईरान के अंदर इसकी थी, क्या आते हैं, पूरा जो उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 300-400 फीट जमीन के नीचे था, जहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो अमेरिका के, ओनली अमेरिका के पास मोस्ट पावरफुल बॉम्ब्स थे, जब वो एक टैंडम में, मतलब पहले एक बॉम्ब गया फिर दूसरा उसके ऊपर गया, उसके बावजूद वो 300 फीट तक नहीं पहुंचे. उनकी काबिलियत सिर्फ 200 तक की थी. तो ये सब प्लानिंग है जिसकी वो तैयारी कर रहे थे. अपने सारे लॉन्चर्स को डिस्पर्स करके अंडरग्राउंड, अंडर टनल, शाहिद मिसाइल्स को, ड्रोन्स को बनाना, वो भी सब कुछ फैक्ट्रियाँ, सब कुछ अंडर टनल्स के अंदर चल रही थी. दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस. मगर रीजनली अगर उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन बन जाता, तो क्या सऊदी और बाकी गल्फ कंट्रीज, इजराइल तो चलो ठीक है, वो तो टारगेट ही था, क्या उस रीजन को कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कंट्रोल कर सकते थे. बिकॉज जब एक रेडिकल रजीम के पास में वो हथियार हो जाता है, तो वो हथियार पीसफुल पर्पस के लिए नहीं होता है, वो एक डोमिनेशन पर्पस के लिए होता है. ठीक है. सो ये एक जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, वो 1 साल पहले अचीव होने वाला था इजराइल के, ईरान के पास. और आपको याद होगा कि जून 2025 में ऑपरेशन लायन राइज लॉन्च हुआ था. 13 जून को 12 दिन चला था वो. करेक्ट. उस टाइम पर भी मैंने बोला था, और मैंने पेपर भी लिखा था, कि जो इनकी काबिलियत है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, वो कुछ महीने, उस टाइम मैंने बोला भी तकरीबन 1 साल 10 से 12 महीने हो गया है, और ये स्ट्राइक दोबारा होनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी में उनकी जो डिस्ट्रक्शन था, एनरिच्ड यूरेनियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बनाने का, वो इस तरह डिग्रेड नहीं हुआ था
कि वो इस चीज़ को आगे नहीं ले आ सकते थे। तो जो प्रोग्राम 1 महीने में बनने वाला था वो 1 साल के लिए डिले हो गया, और ये जो चीज़ थी दिसंबर जनवरी के महीने में ख़त्म हो रही थी। और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर के महीने के अंदर इजराइल को, सऊदी को, अलायंस को ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करना पड़ेगा। वो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ईरान के लिए भी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। उसको मालूम है कि अमेरिका यूक्रेन में कमिटेड है, अमेरिका के पास में पावर नहीं है, अभी वो लड़ाई में घुसना नहीं चाहता, उसकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, उसकी इकोनॉमिक पावर कम हो रही है, उसकी मिलिट्री की जो पूरी वेरविदॉल है, जो सारा सामान था उसने वो यूक्रेन को दे रखा है। उसके पास आज काबिलियत नहीं है कि वो ईरान के अंदर आके लड़ सके। तो नेचुरली वो तेजी के साथ बनाएगा कि मेरे पास, हर एक आदमी दूसरे पावरफुल आदमी की वीकनेस का फायदा उठाता है ना। ट्रू सर। इजराइल कमिटेड था, 2023 से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के पीछे लगा हुआ था, उसकी पूरी फोर्सेस अंदर है, दे आर टायर्ड, दे कांट कम आफ्टर। तो ईरान के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था, ये मौका है मैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लूं, और एक बार बन जाएगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इजराइल और सऊदी के पास में ये चैलेंज था कि हम थक गए हैं, हम लड़ नहीं सकते, मगर अगर अभी हमने नहीं रोका तो हम कभी नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका को भी ये प्रॉब्लम था कि चाइना तो चलो ठीक है पावर में चल रहा है, अगर अभी ये मैंने रीसेट नहीं किया जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट तो मैं कर नहीं पाऊंगा। सो एक सीक्वेंस में ईरान के पीछे वो शायद 1 साल बाद आते या 2 साल बाद आते, मगर ये जो पीरियड था पिछले 5-6 महीने का और ये आगे वाले 5-6 महीने का, ये सही टाइम था इस पूरी काम को करने के लिए। दूसरा क्या था अमेरिका के लिए, ये जो ऑपरेशन फरवरी में चल रहा है, उनके जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले वो नवंबर में आने वाले हैं। तो अगर ऑपरेशन 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, Manageable उनके है। पास में 5-6 महीने हैं टू प्रूव टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हाट दे डिड इज राइट, द नैरेटिव बिल्डअप एंड नैरेटिव बिल्डिंग। ठीक है, सो ये दोनों इन्फ्लेक्शन, एक रीजनल हो गया, आपको बताया मैंने, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ ईरान जा रहा था, इजराइल और सऊदी और बाकी गल्फ कंट्री चाहते नहीं थे, ये रीजनल डायनामिक हो गया, और ग्लोबल यूएस और चाइना का डायनामिक हो गया। तो ईरान ने वर्चुअली अपने आप को ऑफर किया इस पनिशमेंट के लिए। सो सर, थैंक्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन सर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपने जोड़ी, एंड इस पे मेरे को आपसे पूछना था ये बात, आर वी सेइंग इन दैट केस, क्योंकि अगर नवंबर में जो इलेक्शन है मिड टर्म, अमेरिका चाहेगा कि जंग जल्दी ख़त्म हो, दिस एन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वेयर एज Iran, just to impact the domestic elections, perhaps they would want to extend the war. Is that right inference? Firstly, a lot of people say कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा बेवकूफ़ है। आज पूरी दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अपना कदम आगे बढ़ा करके दूसरे को थप्पड़ मार सके, अटैक कर सके। जब इंस्टिगेशन होता है तब, जैसे इंडिया भी ऑपरेशन सिंदूर तब हुआ जब हमारे यहाँ पे अटैक हुआ ना, हम तो रिएक्शन कर रहे थे, राइट, ठीक है। इवन इजराइल के ऊपर जब हमास का हमला हुआ 7 अक्टूबर, तब जाकर उन्होंने कार्रवाई करी। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो या तो वो सिचुएशन क्रिएट करेगा बाहर मारने के लिए, या वो यूनिलेटरी एक डिसीजन लेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, अमेरिका का इराक का एक्सपीरियंस है, वियतनाम का एक्सपीरियंस है, अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है, इराक का 2 बार का एक्सपीरियंस है। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन को पता है कि आप लड़ाई में जाएंगे तो 2 दिन में लड़ाई खत्म नहीं होगी? ठीक है, दे शुड बी नोइंग सर, दे विल नो। अरे बेवकूफ थोड़ी है वो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इतने पढ़े लिखे बंदे, पूरी दुनिया उनके पास में है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सब चीजें उनका फायदा नफा नुकसान क्या है। दे नो द एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, या उनको पता है कि एंड करना मुश्किल नहीं होता, और उनको भी ये भी मालूम है कि एंड स्टेट क्या है। ईरान के अंदर उनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएंगी 2000 किलोमीटर वाली, 7000, किसको फर्क पड़ता है? मिडिल ईस्ट, उसको तो नहीं पड़ता। न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो उसको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। वो अपने बेसिस डालेगा, उसके पास एक बेस में अटैक हो जाएगा तो वो इग्नोर कर देगा। पहले भी हुए, एम्बेसीज पे अटैक हुए, सब हुए, उनके यूएसएस कोल्ड के ऊपर अटैक हुआ, सिंक हो गया, व्हाट डिड दे डू? नथिंग। उनको मालूम है कि लार्जर गेम प्ले में ये जो 10-15 कुछ लॉसेज हैं वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती, दुनिया भूल जाती है। ठीक है, सामूहिक निषेध है सर। या सो यू नो इट्स उनको पता था,
उनका इसमें इंटरेस्ट सिर्फ चाइना के साथ में था, दैट्स इट। ठीक है, और वो उन्होंने अचीव कर लिया। मैसेजिंग, नॉट मैसेजिंग, एनर्जी कंट्रोल, ना, एनर्जी कंट्रोल कर ली, एनर्जी कंट्रोल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। वहां से चाइना के लिए फिर भी तेल जा रहा है, मगर उस तरह फ्री नहीं जा रहा जैसे जाना था। करेक्ट। ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो किसको नुकसान होगा? चाइना को नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा नहीं। उनके पास तो तेल की खदानें हैं, वो बेच रहे हैं लोगों को, उनको क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा क्रिटिकल था गैस। कतर के अंदर सबसे बड़ा गैस का प्रोडक्शन कैपेसिटी, 20% ऑफ गैस यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर। करेक्ट। वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो कह रहे हैं कि भाई 5 से 6 साल लगेगा उसको सेट करने में दोबारा। वो गैस वॉज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द सेमीकंडक्टर स्टफ एंड अदर थिंग्स, राइट? सो अमेरिका हैज अचीव्ड व्हाट इट हैड टू वांट टू अचीव। अब वो क्या कर रहा है कि हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्मोन्स मेरे पास में कंट्रोल होना चाहिए। हार्मोन्स जब कंट्रोल होगा तो 20% जो एनर्जी वहां से निकलती है, ठीक है, 40% ऑफ दैट गोज टू चाइना, 20%, 45% ऑफ ऑयल एंड 35% ऑफ नहीं 20% ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड करेक्ट ऑयल पास थ्रू हार्मोन्स। फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग गोज फ्रॉम देयर। जब आप उसको कंट्रोल करोगे तो लेवरेज किसके हाथ में? आपके हाथ में। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि मैं कंट्रोल करूंगा, नहीं है तो डिसप्टेड है। आज जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं और जो गैस का चैलेंज है, वो कम से कम 2-3 साल लगेगा उसको लेवल ऑफ करने में। हर कोई पीछे हो जाएगा, ठीक है, हर कोई पीछे हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो वो। अच्छा हाँ, दूसरा आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन का, इलेक्शन का, मिड टर्म इलेक्शन में मुझे बताओ किसको फर्क पड़ता है? ट्रम्प को पड़ता है फर्क, जेडी वैंस को पड़ता है। जेडी वैंस इज गोइंग टू फाइट द नेक्स्ट इलेक्शन। करेक्ट। ट्रम्प के तो 2 टेन्योर थे, पहला टेन्योर खत्म हो गया, सेकंड टेन्योर चल रहा है, ही इज ऑन हिज वे आउट, ऑन हिज वे आउट। मिड इलेक्शन के अंदर उसको ये मैनेज करना है कि मैं इम्पीच ना हूं, दैट्स इट। उतनी नफरी उसके पास होनी चाहिए, दैट ही विल गेट। सो ये लोग कहानी बोलते हैं कि उसकी जो स्टैंडिंग है इज कम डाउन 70%, लोएस्ट। आप ये नहीं 10 साल पहले जाओगे, 20 साल पहले जाओगे, बुश के बारे में बात करोगे, क्लिंटन के बारे में बात करोगे, बुश 2 के बारे में बात करोगे, बुश 2 के सेकंड टेन्योर के बारे में बात करोगे, ट्रम्प के भी फर्स्ट टेन्योर में सेकंड हाफ की बात करोगे, तो हर जगह आप देखोगे ये ग्राफ नीचे आया है। तो ये जो न्यूज़ चैनल है ना, थिंक टैंक्स है, सबको कुछ ना कुछ लिखने चाहिए। सो दे क्रिएट हाइप। सो हम उस हाइप में चले जाते हैं। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आई लुक एट इट कि मैं अगर ट्रम्प की जगह होता, ओनली जेडी वैंस विल बी वरीड कि जेडी वैंस को जनरली आम तरह से ये होता है कि जो नंबर 2 होता है वो उसके चांसेस लड़ने के नेक्स्ट इलेक्शन ज़्यादा होते हैं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी वाइफ हिंदू है, इंडियन बैकग्राउंड की है, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा मौका मुझे नहीं पता। बट यू सी नवंबर इलेक्शंस आर टू वे ऑफ। लड़ाई का तुमने सवाल पहले ही पूछा था, मुझे लगता है लड़ाई 1 महीना और चलेगी ठीक ठाक से। वो लड़ाई इसलिए चलेगी कि उसने इनको पूरा डस्ट में कर देना है ईरान को, ठीक है। बिकॉज ये जो कहानी थी ना, आप 40 साल से बोलते जा रहे हो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, आपने इतने लोगों को मारा है, ठीक है। जब वो पूरा नेस्त नाबूद कर देगा, ये लड़ाई 3 फेजेस में थी, ठीक है। फेज 1 क्या था? जब 28 फेब को शुरू हुई लड़ाई, तो टॉप लीडरशिप, एयर डिफेंस, मिसाइल लॉन्चर्स के ऊपर हमला हुआ। क्यों हुआ? टॉप लीडरशिप टारगेट था रजीम का, थोड़ा सा कमांड कंट्रोल का इशू होना था, आपने वो न्यूट्रलाइज कर दिया। एक्चुअली ही इज रिटन ऑफ एवरीबॉडी, 100% हैज बीन रजीम चेंज। जब लोग बोलते हैं ना तो बड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। रजीम चेंज तब होता है कि जब मोनार्की है तो एक बंदे को किंग को उठाया, दूसरे किंग को डाल दिया। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान की जब आपने नंबर 1 पूरी लीडरशिप को निकाल दिया, देयर इज अ पार्शियल रजीम चेंज इज ऑलरेडी हैपेंड। बिकॉज जो फर्स्ट होता है, जिसके पास पूरी नॉलेज कंट्रोल है, नंबर 2 उसका उतने लेवल पे फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर 2 इज फार मोर रेडिकल। उन्होंने नंबर 2 को भी खत्म कर दिया, नंबर 3 पे आ गए।
पूरी जो इनकी कमांड कंट्रोल है वो डिसिपेट हो गई। अब आपने बोलना शुरू कर दिया। अगर ये कंट्रोल रहती तो आप कहते हैं कि भाई ये तो कंट्रोल्ड है, अभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। जब डिसिपेट हो गई तो आप कह रहे हो ये डिसिपेट हो गया। तो जो डिट्रैक्टर्स हैं ना, जिन्होंने कभी काम नहीं करना, लड़ाई नहीं लड़नी है, वो बैठे हुए साइड में कमेंट्री देते जाते हैं, मगर जिन्होंने काम कर रहे हैं वो काम करते जाते हैं। तो मुझे लगता है जो एक रजीम की जो पावर को डिग्रेड करना था वो उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, इट इज नॉट सेम रजीम जो 27 फेब को थी। आज जो रजीम है वो डिग्रेडेड। इट मे बी मोर रेडिकल, इट मे बी लाइक जुलानी, इट मे बी लाइक अलकायदा, बट सो व्हाट। ठीक है। द सेकेंड इज बैलिस्टिक मिसाइल्स। At least 70 to 80% has been degraded. ठीक है, this is I'm talking the first part. Sorry, air defense. Air defense की वजह से virtually free operations हो रहे हैं. Apaches are flying. This was the phase one. The second phase was destruction of Iranian Navy, ताकि हॉर्मुज के अंदर जो एक infringement था वो किया जाए, जो 90% डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ, इट संक। बट यस, अब ये कहना कि जीरो हो जाएगा वो तो गलत है ना यार। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं चुपचाप, ये इतना बड़ा सा ड्रोन है, मैंने छुपा के रखा है टनल्स में और मैंने उठा के कल को लॉन्च कर दिया और आप बोलो कि ये लॉन्च हो गया। दैट कैपेबिलिटी, इट्स अ कंट्री। ईरान इज अ ह्यूज कंट्री। कितनी पहाड़ियां हैं, कितने गांव हैं, शहर हैं, कहाँ पे आपने छुपा के रखा है, क्या निकाला है, हर चीज को निकाल करके डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ काबिलियत उसके बाद में 30-40% फायर बैक करने की रहेगी। ठीक है। सो आपने दूसरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 440 kg जो यूरेनियम है वो नहीं मिला है अभी तक, और मिला है दब गया है, क्या है पता नहीं कहाँ पे। बट एक्चुअली जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो एक इकोसिस्टम था, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स था, वो उन्होंने तकरीबन बर्बाद कर दिया। तो आज अगर लड़ाई रुक जाती है तो ये कहना कि एक महीने के बाद में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब चला देगा और पावरफुल हो जाएगा, इट डजंट हैव द ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट हैव द मिलिट्री टू बैक इट अप, इट डजंट हैव द बैलिस्टिक सिस्टम्स टू मेक इट अप। सो नाउ इट इज अ डिग्रेडेड ईरान। जो थर्ड फेज है, उनको लग रहा था कि चलो फर्स्ट फेज के अंदर ये मान जाएंगे और टेबल पे आ जाएंगे, टेबल पे नहीं आए। सेकेंड फेज पे टेबल पे आ जाएंगे, नहीं आए। सो अब थर्ड फेज क्या चल रहा है? इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एसेट्स। ब्रिजेस टूटेंगे, पावर प्लांट्स टूटेंगे, इनकी जो भी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की जो भी सिस्टम है वो तोड़ी जाएगी, ताकि इट विल बी लाइक जापान। यू डिस्ट्रॉय जापान, विल टेक अबाउट 20-30 years टू कम बैक। सो ईरान विल ऑल्सो टेक 20-30 years टू कम बैक। इट विल फाइट। जो टेरर ऑपरेशंस हैं, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वो तो पहले भी चला रहा था, वो अभी भी चलाएगा। पहले हमास के थ्रू चला रहा था, हमास इज डिग्रेडेड। हिजबुल्ला के थ्रू चला रहा था, हिजबुल्ला को अभी लेबनीज पॉपुलेशन वांट्स टू टेक देम आउट। ठीक है। हुतीज के साथ चला रहा था, हुतीज आर आल्सो डिग्रेडेड एंड क्वाइट। हुतीज तो आगे लड़ाई के अंदर, बट हैव दे एक्चुअली कंटिन्यू टू अटैक? इज इट पॉसिबली दे हैव बीन बॉट ऑफ? पैसे से खरीद लिया उनको, कराया उन्होंने स्ट्राइक, कुछ कराई है, बट हैव दे कम आउट एज अ फोर्स? They have not yet come out as a force. So they are extending support ना अब तो। नहीं यार, एक्सटेंड सपोर्ट, तुम भी मेरे को एक्सपोर्ट करते रहो, एक चाय कप पिला दो, बट मुझे अगर 100 कप की चाय चाहिए और आपके पास 100 है, आप 100 तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। सर, इंटरेस्टिंग पॉइंट यू मेड, एंड इफ आई एम नॉट ब्रेकिंग आपका चेन ऑफ थॉट्स को, मैं इस पे आना चाहूँगा एक बात पे। सो सबसे पहला सवाल सर, आर वी सेइंग कि नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन होपफुली 20-30 साल तक पीस होगा, या फिर अगली जंग कब होगी? बिकॉज 13 जून के बाद 27 फरवरी पे 28 फरवरी में हम आ गए। देखो यार, जो अभी धर्म की बात आता हूँ, ठीक है, तुमने बोला ना कि रिलीजियस वॉर है या क्या है, आइडियोलॉजिकल मैंने बोला था, राइट। ये जो धर्म है, ये रिविजनिस्ट धर्म है। रिविजनिस्ट मतलब ये एक्सपैंड करने वाला धर्म है, नया धर्म है ना, इट हैज़ टू एक्सपैंड। जब क्रिश्चियनिटी आया था तो रिविजनिस्ट था, वो एक्सपैंड किया, फिर सेटल डाउन हो गया। अब इस्लाम का टाइम है, तो इस्लाम अभी रिवाइज कर रहा है अपने बॉर्डर्स को। तो जहाँ जहाँ लोग उसके कंट्रोल में नहीं है, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या दबा करके माइनॉरिटी से जिजिया, वो सब, ये सब उनके धर्म में लिखा हुआ है। जो एक पूरी जनरेशन, पूरा ईरान रेडिकल नहीं है, मगर ईरान के अंदर 5% भी लोग रेडिकल हैं, तो 90 मिलियन से कितने लोग हुए? वो थॉट तो खत्म नहीं होगा ना।
सो ये कहना कि बिल्कुल 100% पीस होगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, जैसे इट्स लाइक सेइंग कि सर कश्मीर के अंदर टेररिस्ट सारे मार दिए, अभी कोई बॉम्ब नहीं होना चाहिए। बट वो एक आइडियोलॉजी तो पनपी हुई है। वो 40 साल से जो आदमी सोच रहा था, जिस बच्चे ने एक चीज पढ़ी है, तो 1000 बच्चों में अगर एक बच्चे ने धमाका कर दिया तो कैन द सिक्योरिटी फोर्सेस स्टॉप इट? इट इज नॉट पॉसिबल टू। सो दे विल बी पीस, बट दे विल बी अ पीस विच विल बी अ गुड पीस। उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई लोन वोल्फ अटैक। इस स्केल की वॉर नहीं होगी सर, इस स्केल की वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड होपफुली कैन वी से कि फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम अभी ये नहीं होगा। हाँ, बिकॉज 20 आपने years. जून में प्रेडिक्ट किया था, दिसंबर में, दिसंबर की बजाय वो फरवरी हो गया, विच इज फाइन, यू आर स्पॉट ऑन दैट। सो आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि अब फॉर अ डिकेड और मोर वी शुड नॉट सी दिस स्केल ऑफ वॉर? अगर अमेरिकन्स आर एबल टू चेंज द regime, बट regime तो पार्शियल चेंज हो गया सर। पार्शियल है ना, बट जो रेडिकल थॉट वाले हैं ना, एक्चुअली देखो regime में क्लर्जी वॉज अ फेस, करेक्ट। IRGC was the one which is controlling it. ठीक है, आज जो उनके नंबर 2 ऑफ द जनरल्स हैव कम, उनके माथे की जो फोटोग्राफ देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 दाग हैं। वो 3 दाग पता है क्यों है? 5 टाइम नमाज पढ़ना, और नमाज तो सब पढ़ते हैं, सर नहीं लगाता कोई, वो सर लगा करके टच करते हैं। तो अगर आपने 5 टाइम 40 साल ये काम किया है तो आपके माथे पे दाग पड़ता है। दे आर दैट हार्ड लाइन। सो जब तक ये हार्ड लाइन, और ये जो लड़ाई है ना ईरान के अंदर, ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है, ईरान के अंदर की लड़ाई। IRGC को मालूम है, बासिज के बंदों को मालूम है कि अगर आम जनता पावर में आ गई, औरतें पावर में आ गई, तो सबसे पहले ये झूले जाएंगे, वो आने नहीं देंगे। दे हैव किल्ड 30-35,000 पीपल यार, करेक्ट, प्रोटेस्टर्स को मारा उन्होंने। बोला है उसने पब्लिकली आकर के, इनके जो टॉप लीडरशिप है क्लर्जी और IRGC वालों ने, जो जो प्रोटेस्ट में आए हैं उनको हम खत्म करेंगे। सो दे प्रॉमिस ना इन समवेयर इन दिसंबर और जनवरी कि हम इनको हैंग नहीं करेंगे, मगर ऑल्टरनेटिवली वो पब्लिक मैसेज जा रहा है कि जो जो बंदे आए थे उनको निकाल के मारा जाए। सो दे विल हैंग, दे विल किल पीपल इफ दे सर्वाइव। उनका सर्वाइवल है। और जब ये टर्न होता है ना, तो ये जो गुस्सा है एक आम पब्लिक का, उनके खिलाफ निकलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि IRGC का जो कंट्रोल है, बासिज का कंट्रोल है, वो आम पब्लिक पे रहेगा। ये पीस तब आएगी जब कंट्रोल चेंज होकर के जो ट्रू पर्शियन लीडरशिप है, जो धर्म से ड्रिवन नहीं है, जो एक मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी है, टेक ओरिएंटेड कंपनी है, एक आम आदमी है, जब उसकी लीडरशिप आएगी तब चेंज हो जाएगा। डू यू सी दैट हैपनिंग? पॉसिबल है, बट इट विल रिक्वायर सम एफर्ट। और regime change without boots on ground हो जाएगा सर? या विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएगा? इशू इज, देखो, इट्स नॉट अबाउट बूट्स ऑन, व्हाट इज बूट्स ऑन ग्राउंड? 2 लाख ट्रूप्स और 10,000। इवेंचुअली अमेरिकन प्रेसिडेंट तो नहीं आके वहां पे राज करेगा ना, राज तो लोकल आदमी ने करना है। नहीं, बट अगर रिजीम चेंज तख्ता पलट पूरी तरीके से करना है सर, तो आपको ट्रूप्स तो भेजने पड़ेंगे ग्राउंड पे। नहीं, वो पीपल हैव टू डू इट देमसेल्व्स, दे हैव टू बी एम्पावर्ड। व्हाट आई रियली सी, दो इट विल बी a difficult thing to achieve, there'll be a redrawing of boundary which should take place. अगर मैं सजेशन दे रहा होता, ठीक है, जो अमेरिकन स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है या सऊदीज़ हैं, इजरायलीज़ हैं, a redrawing of boundary is required. And redrawing the boundary में क्या है, जो क्या कहते हैं, कर्ड्स हैं, राइट, बलोच हैं, जो प्रॉपर एथनिसिटीज़ हैं, दे आर नॉट स्मॉल एथनिसिटीज़, दे आर ह्यूज एथनिसिटीज़, जिनकी पॉपुलेशन अच्छी है, उनके साथ में बुचरी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ में पूरे, जैसे पाकिस्तान है या टर्की है और ईरान है, ये इनके साथ में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। दे नीड द रिस्पेक्टिव एरियाज टू सर्वाइव। समथिंग लाइक पैलेस्टीनियंस, अगर पैलेस्टीनियन कह रहा है कि मुझे चाहिए, तो वाई नॉट कर्ड्स, ठीक है, वाई नॉट दीज पीपल?
द ओनली चैलेंज विच कम्स आउट इज टर्की. इस पूरे गेम में जो चैलेंज है, पाकिस्तान को ये मना लेंगे, राइट, ठीक है, ईरान के हाथ में वो पावर नहीं रहेगी. ओनली चैलेंज इज टर्की. हाउ दे विल कन्विंस टर्की एंड जुलानी कि एक कर्डिश पॉपुलेशन का अपना इलाका हो. एंड जुलानी को दे कैन कन्विंस बिकॉज यू सी जुलानी इज द CIA मैन, ठीक है. जुलानी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वो CIA का आदमी है, ठीक है. तो उसको कन्विंस ही करना है कि भाई सीरिया की बाउंड्री ड्रॉ कर ले. एंड कर्ड्स आर फार मोर बैलेंस्ड, मेच्योर, मॉडर्न पीपल. दे नीड देयर ओन स्पेस. द प्रॉब्लम इज द कर्ड्स का जो एरिया है, सबसे ज़्यादा तेल उनके इलाके का है. एक अजेरीज का इलाका है, ठीक है. दैट अजेरी इलाका कैन गो बैक टू अजरबैजान. समथिंग लाइक व्हाट रशिया इज ट्राइंग टू डू इन यूक्रेन. जो रशियन ओरिजिन पीपल जहाँ जहाँ पे मेजॉरिटी में है, इज जस्ट ट्राइंग टू रिक्लेम. वो ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे पूरा यूक्रेन चाहिए. वो ये कह रहा है कि भाई जहाँ पे रशियन थे, जिनके साथ में नाजिज्म चल रहा था बाय यूक्रेनियंस, वो इलाका मेरे पास होना चाहिए. सो दीज बाउंड्रीज वर क्रिएटेड बाय द ब्रिट्स, बाय अमेरिकन्स एट अ टाइम जब इन लोगों की वॉइसेस नहीं थी, ठीक है. इट वॉज मैटर ऑफ कन्वीनियंस, इग्नोरेंस. दे डिडंट केयर टू मच. जब तक जो मोनार्क्स थे और जो इनकी, भाई यहाँ भी तो मोनार्की था ना ईरान में, वो उनकी बात सुन रहे थे. इसमें यजीदी मरे और कर्ड्स मरे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है. मेरे को तेल मिलना चाहिए, मेरी पावर होनी चाहिए. बट इफ़ यू रियली रियली वांट पीस इन दिस रीजन, ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, और तब लॉन्ग टर्म पीस होगा. सर, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिवली. लेकिन अब मैं ना इसका वर्ल्ड में जो ये अलाइनमेंट हो रहा है, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मैं इसका डायरेक्ट कोरिलेशन इंडिया से अगर करूं, क्योंकि बाहर जब भी कुछ गड़बड़ होती है उसका असर घर पे आता है. लेट्स गो बैक कि कश्मीर में जो टेररिज्म शुरू हुआ था, राइट, दैट हैपेंड. क्यों? क्योंकि ईरान इराक वॉर के बाद काफ़ी मुजाहिदीन थे. दे वाज ट्रेंड हार्ड मैन, जिनके पास कोई काम नहीं था, तो उनको भेजने के तरीके थी. स्टार्ट होने की वजह कोई भी हो सकता है, इलेक्शन रिग्डो एंड सो ऑन, राइट. बट मुजाहिदीन मूवमेंट की वजह से काफ़ी वो सपोर्ट हुआ था. नाउ लेट्स ड्रॉ पैरेलल. यहाँ US है जो अपने बंदे नहीं भेजेगा, यहाँ चाइना है जो अपने बंदे नहीं भेजेगा, यहाँ इजराइल है जो लड़ाई लड़ने को तैयार है, यहाँ पाकिस्तान है जो लड़ाई लड़ने को तैयार है. जैसे ईरान के अंदर अंडर करेंट्स हैं, हमने देखा जब खमीनी का असैसिनेशन हुआ, कि डेथ हुई बॉम्बिंग में, हमारे यहाँ पे भी कई लोगों ने उस चीज़ को बनाया, उस चीज़ का तूल दिया कि ये तो बड़ा गलत हो गया, हमारा लीडर चला गया. वैसे कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कितने लोगों की बुचरिंग हो रही है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है. लेकिन खमीनी की डेथ से इंडिया में आई थिंक क्लोज टू 29 एरियाज में, रीजन्स में प्रोटेस्ट हुए. कश्मीर टॉप्ड इट ऑल. इफ आई ड्रॉ दीज पैरेलल्स नाउ अगेन, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इट इज कंट्रोल ऑफ एनर्जी, राइट, चाइना और एंड सेमीकंडक्टर्स, मैं उसकी आपकी कोरिलेशन की बात करूं, चाइना और इंडिया में अगेन विद रिस्पेक्ट टू हु विल बी अ पावर, कौन टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा. पानी हमको भी चाहिए, हिमालयन बेल्ट हम शेयर करते हैं, पानी उनको भी चाहिए. इसकी वजह से उन्होंने 87,000 डैम्स भी बनाए, ये मैंने कहीं पढ़ा था. सो इफ आई लुक एट इट, वी आर इन एग्जैक्टली और मोर वनरेबल स्पॉट, क्योंकि as I said कि there is a planner which is China, there is an executive of Pakistan. अगर मैं इकोनॉमिक्स की भी बात करूं, यहाँ पे युआन की बात हो रही थी और यहाँ पे हम रुपी UPI को प्रमोशन कर रहे हैं, राइट. आर वी ऑल्सो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया की ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के हमारे पूरे प्लान्स हैं, एंड वो बात अलग है कि हमारे इतिहास में हमने कभी किसी पे चढ़ाई नहीं की और हम कभी किसी के एक्सटर्नली हमने कभी थ्रेट नहीं हुआ, ये हमारा इतिहास है. लेकिन शायद दुनिया इसको ना उस हिसाब से देखेगी नहीं. आर वी ऑल्सो हेडेड टूवर्ड्स अ वॉर इन द नेक्स्ट 10 years और मे बी 5 years? क्योंकि माहौल तो हमारे यहाँ पे भी सर वैसे ही. इफ आई ड्रॉ द टू पैरेलल्स, ये बड़ा जरूरी है. आपको, तुमने अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा, इसका जवाब जो हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो टॉप स्ट्रेटेजिक मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ.
अगर आपका देश सशक्त है तो सुरक्षित है, ठीक है। क्यों ये बहुत जरूरी इसलिए बताना है क्योंकि मैं जो चीज़ बोलूँगा उससे कई लोगों को लगेगा कि तो लड़ाई कभी होगी नहीं यहाँ पर। और हमारे जो पॉलिटिशियन माइंड है ना और ब्यूरोक्रेटिक माइंड है, या जब लड़ाई नहीं लड़नी तो इतनी बड़ी सेना की क्या ज़रूरत है, होता ना, ठीक है। सो मैं हमेशा बताता हूँ कि वो जो फोर्स है ना वो होना चाहिए, दिखना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, तभी कोई आदमी आपसे पंगा नहीं रहता, ठीक है। अब तुमने सिनेरियो की बात बताई है लड़ाई की। पाकिस्तान हमसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हमारे देश के अंदर काफ़ी हैं। चाइना भी हमसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता बिकॉज चाइना का जो लड़ाई का एक्सपीरियंस है बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है। जिस दिन वो लड़ाई पे जाएगा, जहाँ भी जाएगा, पहली बात है पिटेगा, हारेगा, मुँह की खाएगा। उनकी जो आज इकोनॉमी है उनके पास में वो स्टेटस नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सकें। उनका जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनको कि वो उस लड़ाई के साथ में, और उन्होंने फील किया ये इक्विपमेंट, उन्होंने ईरान में फील किया, पाकिस्तान में किया, वेनेजुएला में किया, हर जगह उनका इक्विपमेंट जो है शॉर्टफॉल में है। उनके पास में वो मिलिट्री फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं है जिसके थ्रू वो लड़ाई कर सकें। अगर आप सैकिंग की बात देखें तो उनकी एक टॉप जो लीडरशिप है, मल्टीपल टाइम्स दे हैव सैक्ड द टॉप लीडरशिप। ट्रू। 2 रीजंस हैं सैक करने के, या तो उसको थ्रेट था, वो थ्रेट था नहीं जी को, मगर जितनी बार उसकी इक्विपमेंट फेल हुई है उतनी बार उसने टॉप लीडरशिप को सैक किया है। इसका मतलब उसको अपने इक्विपमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, राइट। दैट्स वन पार्ट। सेकेंड इज पाकिस्तान के पास ना इकोनॉमिक पावर है ना, हाँ मिलिट्री नंबर्स हैं उसके पास। तो अगर आप नंबर मैचिंग करोगे तो आपको लगेगा वो पैरिटी है, ये है, वो है। बट पाकिस्तान के पास में आज की तारीख में तो ये हालत है कि अगर वो अटैक करेगा तो उसके अंदर उसको इम्प्लोड होने की संभावना। पहले क्या था, हम कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो उसका पूरा देश उसके पीछे हो जाएगा। आज उसके साथ में उसका देश पीछे नहीं होगा। बलोच अलग निकल जाएंगे तुरंत, खैबर पख्तूनख्वा तुरंत निकल जाएगा, तालिबान ने उसने पूरा कंट्रोल ले लेना है। लड़ने के लिए इनके सिर्फ पंजाबी रह जाएंगे, शिया कम्युनिटी इनके खिलाफ हो चुकी है। सो आप कितना भी एक पुश करोगे ना तो ये आर्टिफिशियल कंट्री है और पाकिस्तान जानता है। इसलिए पाकिस्तान ने 1947 के बाद में 2 एक्सपेरिमेंट करे लड़ाई लड़ने के लिए। एक 65 में कोशिश करी थी, दे केम फॉर अटैक, और एक उसने इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की थी कारगिल के टाइम पे, और हर बार वो बहुत बुरी तरह पिटे हैं। सो धर्म के नाम पे इकट्ठे होकर लड़ने की जो नीति थी और कंट्री को साथ करने की नीति थी वो फेल हो गई है। उनको मालूम है कि ये देश भारत के साथ में नहीं लड़ सकते, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हमें न चाइना से थ्रेट है न पाकिस्तान से थ्रेट है, मगर ये थ्रेट तब तक नहीं है जब आप तक आपकी सेना स्ट्रांग है। जिस दिन, और ये हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका भी कई पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं अरे सेना की क्या भी ज़रूरत है, लड़ाई तो लड़नी नहीं है, पुलिस फोर्स और पैदा कर दो। पुलिस होती है, सेना होती है, ठीक है। और लोग लड़ाई आपसे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास में सेना एक बहुत अच्छी सेना है, एयरफोर्स, नेवी, और ये सेना जो आज अच्छी है अगर इस लेवल पे रहेगी तो 10 साल के बाद में वो अच्छी सेना नहीं होगी। ये सेना को मॉडर्नाइजेशन चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है, ठीक है। और ये पैसे को हमको कभी यूजलेस नहीं समझना है, क्योंकि यही जब पैसा सेना में लगता है तो जॉब क्रिएट होती है, एक इकोसिस्टम होता है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स बनता है। वो 1 रुपया जो सेना के ऊपर खर्चा होता है वो मैंने अगर तनख्वाह ली, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो मैं अमेरिका में तो नहीं लगा रहा, वो पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, मैं अपने देश में लगा रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट फॉर फ्री एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए कि आप अपना सिर्फ राशन पानी दे दो, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी सेना की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन में लगाओ, ताकि आपका यूथ को जॉब मिले, वो काम भी कर सके और वो आपके देश के साथ रह सके। और जिस चीज़ का खतरा हमें है, वो खतरा क्या है, हमारे अंदर के दुश्मनों से खतरा है। तो जब यूथ को जॉब मिलेगा, जब वो एंगेज रहेंगे, तो ये जो खतरा है अंदर वाला कम हो जाएगा, वो भी एक मिटिगेट होगा, बिकॉज एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वो खतरा कम होने लगता है, ठीक है।
So we have to be worried about this internal dynamic. Now you talked about कश्मीर के अंदर लोग ऐसे थे वैसे थे. देखो, एक आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट और एक फिजिकल रैलिंग पॉइंट में बड़ा फर्क है. तो कल को अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोले कि भाई यार ये जहाज लगे 100, ठीक है, तुम सबने पैसा इकट्ठा किया था, अभी ईरान को तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है, आप ये जहाज पकड़ो, हमने ईरान से बात कर ली, अमेरिका से बात कर ली है, इस जहाज के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा और आप जाओ ईरान के लिए लड़ो. तुम कितने लोग सोचते हो कि इस जहाज के अंदर बैठेंगे? जो ऐशो आराम भारत में है ना, वो ऐशो आराम ईरान में नहीं है. आज जो लोग पैसा दे रहे हैं वो अपनी बेटियों को एयर होस्टेस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपनी लड़कियों को जीन पैंट शर्ट के अंदर बाहर देखना चाहते हैं. ईरान में ये सब नहीं होगा, ठीक है. सो वहाँ पे आदमी जा सकता है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, बट वापस भाग करके अपने देश आ सकता है. जो पावर हमारे देश के अंदर है वो कहीं और किसी देश में नहीं है. एक थ्योरी चल रही है जो चाइनीज़ प्रोपोगेट कर रहे हैं और कुछ देश प्रोपोगेट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स के थ्रू, कि जिस तरह चाइना धोखे से आगे निकल गया उस तरह हम इंडिया को नहीं निकलने देंगे. मगर इंडियन अमेरिकन जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है वो ये जानती है, जो तुमने पहले बोला, आपने बोला ना कि हम कभी बाहर जाके नहीं, हम कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारा जाता है. बॉलीवुड की पिक्चरें जाएंगी, गाने बजाने जाएंगे, डांस जाएगा, हमारा कोविड वैक्सीन जाएगा लोगों को हेल्प करने के लिए. हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अगर बाकी देश उस टेक्नोलॉजी को 100 दवाइयाँ हैं 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हम 10 रुपये 20 रुपये में देंगे. हम क्रेडिट सस्ते लोन पे देंगे. चाइना देता है क्रेडिट, उसके 10वें हिस्से के ऊपर हम क्रेडिट लोन जो है जिसको जरूरत पड़ता है देंगे. ये हमारी नीति है और ये हमारे देश की नियति है. दोनों चीज़ बड़ी एक स्ट्रांग है और लोग समझते हैं, और हमारे देश को इस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए ताकि जो हमारी राइज है, जो हमारा ट्रू इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एक वर्चस्व होना चाहिए, वो रहना चाहिए. वी आर नॉट कम्पीटिंग विद चाइना, ठीक है. चाइना इज़ टू बिग अ कंट्री, चाइना इज़ वे अहेड ऑफ अस. हमें उनसे कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमको ये कम्पीट करने की ज़रूरत है कि चाइना की जो टेढ़ी आँख है वो हमारे देश की तरफ गलत नहीं चलनी चाहिए. सर, मैं आपकी नीति नैतिक वाली बात से पूरी तरह सहमत हूँ एंड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मेरा कुछ पॉइंट्स पे आपके साथ ना थोड़ा सा समझने का शायद ना समझी कह लीजिए या नज़रिया थोड़ा अलग है. एंड देयर वेयर आई वुड लाइक टू आस्क यू सर. सर, हम हार्डलाइन डोमेस्टिक की बात करें, एक टाइम था कश्मीर में सारी फिल्म की शूटिंग्स होती थी, हिजाब कल्चर नहीं था. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीन्स पैंट वगैरह ऑल मॉडर्न ड्रेसेस वर देयर. वो चीज़ बदल चुकी है, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस बात को. इफ़ आई कंपेयर नाउ ऑन दी टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान हमसे लड़ना नहीं चाहेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ईरान की मिसाइल्स हैव स्ट्रक विद अ लॉट ऑफ प्रिसिजन. ये मिसाइल्स कहाँ से आई? नॉर्थ कोरिया से. इक्विपमेंट कहाँ से आया? चाइना से. ठीक है, थोड़ा बहुत फेल हुआ होगा सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात को. नॉर्थ कोरिया AQ खान का अगर हम लिंक देखें तो वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है. मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ या सोचता हूँ कि US बिजी है मिडल ईस्ट में, कहाँ तो उसको अपनी पैसिफिक फ्लीट से इक्विपमेंट मूव करना पड़ रहा है सेंटकॉम में, कि ताकि वो थार्ड मूव कर सके, वहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए. वहाँ पे तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा, तो US बिजी है वहाँ पे. रशिया बिजी हो गया यूक्रेन के साथ. अगर मैं चाइना पाकिस्तान की नज़र से देखूँ तो शायद इंडिया पे अटैक करने का सबसे अच्छा वक्त है. नहीं, देखो सर, टेक्नोलॉजी आप पाकिस्तान और ईरान को अमेरिका के साथ मत कंपेयर करो ना. अमेरिका की जो पावर है, कितनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त? सेंट्रल कमांड का एक फ्रैक्शन पावर यूज कर रहा है. मिलिट्री पावर 100% अभी अप्लाई नहीं है. उसने तो कांग्रेस में लड़ाई डिक्लेयर ही नहीं करी है. बिल्कुल सर. ही इज यूजिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ पावर. वो फ्रैक्शन ऑफ पावर भी ईरान के लिए बहुत बड़ी पावर है. बट 32 दिन हो गए, हजारों मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल, एयर अटैक्स, अबाउट 10,000 एयर अटैक्स हैव बीन डन. हैज ईरान गिवन अप? ठीक है, कैन पाकिस्तान रेप्लिकेट दैट?
ओके चलो ठीक है, पाकिस्तान को चाइना ने सारा सामान दे दिया, अपनी पूरी हथियार दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो डू यू थिंक स्टिल पाकिस्तानी बहुत ही कॉवर्ड, बहुत ही घटिया किस्म के उनकी सोच। देखो जो पाकिस्तानी है वो भी हमारा ही खून है, मगर जब आप अपनी सोच बदलते हो ना 70-80 साल के अंदर, 100 साल के अंदर, तो आपकी सोच घटिया हो जाती है। जो घटिया सोच के लोग होते हैं वो बहुत कायर होते हैं। जब ये 1000 होते हैं तब एक औरत के ऊपर हमला करते हैं। आप उनकी वीडियो देखो ना, औरतों के साथ में कैसे बदसलूकी होती है। जब ये 400-500 यूथ होता है तब वो लड़की को कहीं हाथ लगाता है। जो ऐसी सोच वाले लोग होते हैं बड़े कायर होते हैं। उनको ये मालूम है कि अगर उन्होंने अटैक किया तो उनके साथ क्या होगा। हमारे जो हथियार हैं वो तेल मालिश करने वाले नहीं हैं, वो फायर करने वाले हैं। 22 मिनट के अंदर जो देश की आर्मी के जो आला अफसर थे, उनके जो बंदे थे, वो घुटने पे आ गए। आपने ख्वाजा आसिफ को सुनाया बोलते हुए, तकरीबन रो रहे हैं सारे के सारे। ये कभी सऊदी के पास, कभी अमेरिका के पास, प्लीज़ रुकवा लो। यू नो, वी आर ह्यूजली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम हिट करेंगे तो ऐसी हिट करेंगे उनको समझ नहीं आएगा। उनको पता है, यू सी प्लीज अंडरस्टैंड, 71 में हारे, 65 में हारे, 47-48 के अंदर पीछे से घात किया तो भी हार गए। वहाँ पे चले गए आप, क्या नाम है, कारगिल के अंदर आपने सारे घात से हमले किए, बट येट वी रिकैप्चर्ड दैट एंटायर प्लेस। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर ये पूरी कार्रवाई करी, वो हमने वापस कर दिया। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये सब करने की कोशिश करेंगे तो उनको मालूम है। जो कायर आदमी होता है ना, वो अपनी बेनिफिट को जानता है। उसको मालूम है कि मैं राज कर रहा हूँ इस पाकिस्तान के अंदर, जो उनकी इट्स अ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। फ्यूडल लॉर्ड्स उनके कौन है? वो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ठीक है। और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ क्लर्जी है, वो पूरा राज कर रहे हैं। वो क्यों उस राज को खराब करना चाहेंगे? आप लड़ाई जाओगे तो आपको 2-2 हाथ करना पड़ेगा। तो ऐलान करना, बोलना, जोश के साथ चिल्लाना, ये सब ठीक है। आज उसके पास में तेल नहीं है चलाने के लिए। यू रिक्वायर ऑयल टू रन। चाइना थोड़ी ऑयल दे देगा उसको अपने देश को चलाने के लिए। चलो, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सेकेंड पॉइंट विच इज टॉक्ड अबाउट कि कश्मीर के अंदर कितने लोग मॉडर्न होते थे, आज क्या हो गया। देखो, एक तो वो चॉइस है, राइट। आप ईरान की, अफगानिस्तान की, इराक की अगर फोटोग्राफ देखें 70s 60s, वो भी वैसे ही था। करेक्ट। सो एक वेव आया है इस्लाम का, धर्म का, जिसके अंदर जो क्लर्जी है उसने इकट्ठा करने की कोशिश करी है, पार कंट्रोल करने की कोशिश करी है। कश्मीर के अंदर बहुत ब्रूटल कंट्रोल रहा क्लर्जी का और टेररिज्म का और सेपरेटिस्ट का। उसके बावजूद आज कश्मीरी लड़कियां, औरतें, आप वहाँ जाओ तो वहाँ देखोगे स्कूल में, कॉलेजेस में एक तबका है, बट देन अगेन आई से इट्स देयर रिलीजियस चॉइस, राइट। हाउ कैन यू फोर्स इन आवर कंट्री, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो भी धीरे धीरे एक मॉडर्निटी की तरफ चलेगा। बट एक आम जो कश्मीरी बिल्कुल धर्म को मानने वाला बट नॉट रेडिकल जो कश्मीरी मुसलमान है, वो अपने बच्चे को एक मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न तरीके से रहने देखना चाहता है। तो तभी बहुत बच्चे कश्मीर को छोड़ करके बाकी देश और बाकी दुनिया में जाते हैं और एक अलग तरीके से रहते हैं। और जब वो प्रेशर रिलीज हो जाता है फिर वो वापस वहाँ जाते हैं। बट वहाँ भी काफ़ी चेंज है, एंड आई एम श्योर इट विल टेक मोर टाइम। यू कैनॉट 30 years ऑफ एन आइडियोलॉजिकल कन्फाइनमेंट आप कैसे कहते हो कि 5 साल में चेंज आएगा? वो धीरे धीरे चेंज होगा। बहुत अच्छा चेंज है, चेंज होगा। मैं सर बिल्कुल उसी बात से थोड़ा चिंतित हूँ और उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि डू वी सी अपराइजिंग और डू वी सी बिकॉज ऑफ द अंडर करंट और आइडियोलॉजी पूरी तरह चेंज नहीं है, डू वी सी अ प्रॉब्लम इन कश्मीर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये देखो यार, इंडिया इज नॉट पोरस ऑफ बिफोर 1990s। इंडिया में फेंसिंग है, BSF इज डिप्लॉयड, जहाँ पे फौज की रिक्वायरमेंट वहाँ फौज है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ। टेररिस्ट है, वो जब पकड़ा जाता है, सो ऑल दीज थिंग्स इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ वेरी वेरी अनटिल द पॉलिटिकल सिस्टम गेट्स सबवर्टेड, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम सबवर्ट है वहाँ पर यू विल फाइंड अ चैलेंज।
बट जहाँ पे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सबवर्टेड नहीं है वहाँ पे नहीं हो सकता है। सर यू लुक एट LWE, कितना पैसा लगाया चाइना ने उसके अंदर। 31 मार्च को बोला था अमित शाह ने खत्म हो गया। हाँ, 100% साफ हो गया, मे बी एन एग्जैजरेशन, देयर विल बी ऑलवेज आइडियोलॉजी ना, तो वायरस है, ठीक है। जो लेफ्टिस्ट लोग जो 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, जिनको चाहिए कि ट्राइबल्स मर जाएं कट जाएं उनके नाम पर, और जिनके पास फंडिंग जो चाइना से आती है, और वो कैसे अपने रास्ते को छोड़ देंगे? वो तो चलेंगे, वो तो कॉलेज में पढ़ाएंगे, जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करेंगे, वो चलता रहेगा। दिस इज साइकिल व्हिच विल हैपनिंग, इज नॉट हैपनिंग हियर ओनली। थोड़ा बहुत टुकड़े ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। ये तो अमेरिका में भी है, ये ब्रिटेन में भी है। यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड इटली एंड अदर प्लेसेस। दिस होल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी उनके देश को पीछे लेके जा रही है, ठीक है। नाउ दे आर स्ट्रगलिंग। वो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, पूरी उसने अंग्रेजी बोली और अपने पूरे परिवार को उठा के कहाँ चली गई? ऑस्ट्रेलिया चली गई, ठीक है। सो छोड़ गई ना अपने देश को। सो ये प्रीच करना बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो वहाँ जा कर के रहना और उनके साथ में काम करना बड़ा फर्क होता है। चाइना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का देश है, ठीक है, मगर आपको मैं कितना भी पैसा दे दूँ और कहूँ कि यार आप, पाकिस्तान के पास में पूरा सपोर्ट चाइना से है। पाकिस्तान के जनरल और पॉलिटिशियन कितना अपना पर्सनल पैसा चाइना में लगाते हैं, कितने लोगों के बच्चे चाइना में जाके पढ़ के वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, सारे अमेरिका यूरोप जा रहे हैं, है ना। सो इवन हमारे भी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले बंदे हैं, उनके सभी बच्चे अमेरिका यूके में जाके पढ़ के 5 स्टार होटल में रह करके ट्वीट करते हैं कि इंडियंस इज राइट विंग एंड बीजेपी इज डूइंग दिस एंड यहाँ पे धर्म के नाम पे बड़ा स्पीच के ऊपर प्रॉब्लम है। सर आई अगेन कम टू द पॉइंट, एज फार एज जो पाकिस्तानी आर्मी का कैरेक्टर या लैक ऑफ कैरेक्टर बोले और वहाँ की जनता के, वहाँ के लोगों के बारे में मैं आपसे पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। बट अगेन व्हाट कंपेल्स मी टू थिंक, ईरान के अंदर शायद अगर ये जंग नहीं होती तो शायद तख्ता पलट हो जाता है इंटरनल अपराइजिंग की वजह से। देयर वाज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ अंडर करंट। उसके लिए एक तरीके से जंग उतनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और समवेयर दे हैव यूनाइटेड द कंट्री द वे आई लुक एट इट, जैसे कि आसिम मुनीर ने अपने कंट्री को यूनाइट किया एक पहलगाम करने के बाद। नाउ वहां पे हार्ड लाइन, यहाँ पे हार्ड लाइन उसने यूनाइट कर दिया था। व्हाट अबाउट बलूचिस्तान? सर आई एम कमिंग टू दैट। व्हाट अबाउट केपीके? सर एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट। ईरान में कर्ड्स है, यहाँ पे बलूचिस्तान है। इनफैक्ट बलूचिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है दैट इज फुली बलोच डोमिनेटेड। सो इफ आई वाज अ पाकिस्तान, आई मीन अगर मेरी वैसी घटिया सोच होती कि जंग ही एक तरीका है कंट्री को यूनाइट करने का, जो कि पाकिस्तानी आर्मी की है, सो मैं भी ये देखता कि प्रॉब्लम ये है कि यार जैसे मेरे यहाँ पे बलूचिस्तान है, राइट, देयर आर सिमिलर फैक्शंस इन इंडिया। अमेरिका की बेशक बहुत छोटी पावर अभी यूज हुई है लेकिन बिजी है। ये न्यूज मतलब एक आपकी अटेंशन तो डाइवर्टेड है। इंडिया के हक में कौन आएगा? कोई भी नहीं। चाइना तो पाकिस्तान के लिए चाइना है। एक मिनट, अगर अमेरिका खाली भी बैठा होगा और रशिया खाली बैठा होगा, इंडिया के हक में कोई नहीं आएगा। करेक्ट। इंडिया विल फाइट इट्स ओन बैटल और इंडिया विल विन इट्स ओन बैटल। सर एब्सोल्युटली, एंड मैं भी हमेशा यही चाहूँगा और ऐसा ही होगा। बट लुक एट द केस, एंड मैं यहाँ पे ना कोट करना चाहूँगा। एक बारी मैंने नरवाने सर का पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने कहा था 9 out of 10 times a two front battle has been lost। अब इंडिया के जब फ्री भी बैठे होंगे तो इंडिया की हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। इंडिया हैज टू फाइट इट्स ओन बैटल। चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि मेरे ख्याल से इक्विपमेंट में उनका ठीक ठाक, सर ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर एट्रिशंस और देयर आर इनकंसिस्टेंसीज विद इक्विपमेंट। पाकिस्तान के लिए अंदर को यूनाइट करने के लिए और अपनी पाकिस्तानी आर्मी को एग्जिस्टेंस क्राइसिस से बचने के लिए इंडिया पे अटैक करना पड़ेगा। इक्विपमेंट आएगा चाइना से। चाइना के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि उसके जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, जो तुम बात कह रहे हो ना, ये अगर तुमने 90s में कही होती, 2000 में कही होती, मैं मान लेता। आज पाकिस्तान का कैरेक्टर चेंज हो गया है, बहुत कैरेक्टर चेंज हो गया। आज जो पाकिस्तान की जनता है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है। ओके। POJK में आप जाओ, POJK के अंदर उनके खिलाफ नारे उठ रहे हैं, ठीक है। उनकी जो यूथ है वो पाकिस्तान आर्मी पे हंसी। आप नैरेटिव पे मत जाओ ना, यू लुकिंग एट नैरेटिव, बट यू डू योर फार्मिंग, ठीक है। पाकिस्तान के पास में लड़ने के लिए
पैसा चाहिए होता है। आज उसके पास में यूएई ने अपना पैसा मांग लिया वापस, सऊदी अरेबिया, यू सी खोखलापन कितना है। ये पाकिस्तान आर्मी वही पाकिस्तान आर्मी है जिसने जॉर्डन में जा करके हजारों पैलेस्टीनियंस को कत्ल कर दिया, ठीक है, कोई 40 साल 50 साल पहले। ये वही पाकिस्तान आर्मी है जो सऊदीज के लिए यमन के अंदर एक फ्रंट पे लड़ाई करती है, राइट। बट वो सब के सब निहत्ते लोग थे, पैलेस्टीनियंस में हथियार थोड़ी था, तो आपने 1000 मार दिए। सर जो अफगानिस्तान में किया इन्होंने एयरफोर्स से जाके ऑपरेशंस कर रहे थे, वहां पे किया आपने, कर दिया सिविलियन एरिया के अंदर फायर। एक्चुअली निहत्तों पे ही अटैक कर सकते हैं सर। तो अगर वो निहत्तों पे ही अटैक कर सकता है, यार इंडिया इज नॉट निहत्ता ना, इंडिया इज वेल आर्म्ड, वेल प्रैक्टिस। हमारी फौज के पास में जितना एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस आज दुनिया में किसी भी फौज के पास नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इजराइल, रशिया, यूक्रेन एंड अमेरिका। यही डर है। 300 चाइनीज आए थे हमारे 20 या 40 25 जवानों के ऊपर, हमारे 20 लोग मारे गए। कितने चाइनीज मारे गए? 45 तो वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं दबे मुंह से। वो रात के अंदर सरप्राइज के अंदर ये हालत रहा है। 1:2 का डिक्लेयर्ड एडमिटेड रेशियो, 1:2.5 का डिक्लेयर्ड 2.5 का, करेक्ट। 120 रजांगला की जब लड़ाई हुई वर्सेस 1300, हजारों डेड बॉडीज थी, करेक्ट। ये हमारी आप ये मत सोचना कि आज का जो यूथ है और जेंजी है चॉकलेट सोल्जर्स है। इंडिया के बारे में लोग लड़ते हैं, कहते हैं कि हम लड़ाके नहीं है, बोलते ना, ओह इंडियंस आर नॉट गुड फाइटर्स। आप अभी सड़क के ऊपर रेड लाइट के ऊपर जरा पीछे से हॉर्न मार के देखो, अगर वो सामने बैठा हुआ कहते हैं गुजर, जाट, तमिलियन, यूपी, बिहार, कहीं का भी बंदा हो, बाहर आ जाएगा, नॉट टाइप का, भाई क्या बात है, आ जाओ ज़्यादा सड़क पर। जितने लड़ाके हमारे देश के लोग हैं भाई, पूरे टाइम पे हम लड़ते रहे, या तो बाहर के लोगों से लड़ते हैं या आपस में लड़ते रहे। जब मौका मिलेगा तो फिर से यही जेंजी, यही यूथ आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, बिकॉज है हमारे डीएनए में। तो अंग्रेजों ने बोल करके हमारे दिमाग को, और महात्मा गांधी जी ने और नेहरू जी ने बोल के कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कोई अच्छे लोग, अगर अच्छे लोग होते तो ये हम आज की तरह में लड़ाई नहीं लड़ते, तो बिल्कुल लाइन में खड़े होते। जापानीज खड़े होते ना, ऐसे लाइन में खड़े होते। हमारा कोई लाइन में नहीं खड़ा होता बंदा। रेड लाइट में चले जाओ, 4 लाइन होती है ना, 4 लेन होती है, 50 लेन होती है वहां पर। इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल अस। सर लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन नाउ इन दैट केस। चलिए मान लेते हैं, और मैं, क्योंकि आपने तो ये चीज़ें लड़ी हुई हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि वॉर में क्या ज़रूरत होती है। जब हमारे बंदों को मालूम होता ना, मैं देख आरआर में रहा हूँ बहुत बार। हाँ जी। जब हमारे आरआर के सैनिक को पता चलता है कि इधर टेररिस्ट है, वो आपको वो चाल देखने की में मजा आता है। वो ऐसी आग लगती है ना उन्हें, फायर आ गया जी पाकिस्तान की तरफ से, वो आग लगती है, वो दे आर वेटिंग, अरे तू कर तो सही। और उधर हालत ये है कि अगर आप इंस्टिगेट भी करो तो भी कहेंगे यार, वो तभी तो पाकिस्तानी सिविलियन को मारते हैं ना, फोन कर लेते हैं। हाँ, वो पहले हमारे सिविलियन को मारते हैं, बिकॉज वी डोंट लाइक आवर सिविलियन और पाकिस्तानी सिविलियन टू बी हिट। करेक्ट, ठीक है। पाकिस्तान डजंट हैव सच क्वाम्स। वो उनकी जो नेचर है, जिस चीज़ को, जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, उनकी उस आइडियोलॉजी में है कि सिविलियन है, औरत है, बच्चा है, और पेट में मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो भारतीय डीएनए है वो कुछ ट्रूली सिविलाइजेशनल नेचर है। सर कंसिडरिंग योर टाइम, लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन एंड आस्क यू सर, अगर ये सब इतना बड़ा, अब अगर मैं देखूँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इट नॉट द बेस्ट टाइम फॉर मी टू अटैक पाकिस्तान एंड टेक द गिलगित एरिया? एंड मैं वाई स्पेसिफिकली गिलगित में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, कि मेरे को गिलगित से आई गेट एन एक्सेस टू सेंट्रल एशिया फॉर माई ट्रेड एंड इकोनॉमिक जोन। मेरे को ये लेफ्ट में पीओके एक्सेप्ट नैरेटिव के, मेरे को वहाँ की हार्डलाइन आइडियोलॉजी से क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए उधर से उसके अफगानिस्तान पिटाई कर रहा है। चाइना हैज़ गॉट अ टैसिट मैसेज फ्रॉम यूएस, राइट? हियर यूएस, चाइना विल बी, इफ एट ऑल उनको कुछ करना है वो ताइवान साइड पे ज़्यादा करेंगे, वहाँ का भी ब्लॉकेट करने की सोचेंगे। क्या मेरे लिए सेंस नहीं बनता कि इस टाइम का मैं फ़ायदा उठाऊँ? या देखो ऐसा है, अगेन मैं फौजी तरीके से सोचता हूँ। फौजी तरीका ये होता है
कि अगर कोई चीज़ बिना हथियार के इस्तेमाल के हो जाए तो इस्तेमाल कर लो, वरना लड़ाई एक वो ऐसी चीज़ है जब आप शुरू करते हैं तो उसका क्या दिशा होगी, क्या डायरेक्शन होगा, पता नहीं होता। अगर हम तैयार होकर के बजाय, और हम कर सकते हैं, हमारे पास काबिलियत है, वी कैन अचीव इट, मोर सो जो आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट है। मगर जो चीज़ अपने आप होने वाली है, ठीक है, उसके अंदर मैं अपने गंदे हाथ क्यों करूं? जो पाकिस्तान मिलिट्री है, जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो आप करना चाहते हो वो खुद कर रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें थोड़ा बहुत पैसा दे देना चाहिए पाकिस्तान मिलिट्री को, जो अपने देश को बर्बाद करने की कोशिश करी, वो जल्दी कर दे। व्हाई एम आई सेइंग इट? तुमने खुद ही बताया सारी चीज़ें, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तान में लोग उनसे खुश नहीं हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पाकिस्तानी जो जनरल है, जो पॉलिटिशियन है, जो फेडरलिस्टिक है, उसकी जो सोच है वो चेंज नहीं हो सकती। और जिस सोच पे वो चल रहा है, लोगों को लोकली डोमिनेट करने, वहाँ पे जो जुल्म है वो हिंदुओं पे ऊपर, सिखों के ऊपर ही, क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं हो रहा। वहाँ पे अगर आप पंजाबी सुन्नी मुसलमान नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो। और बाय द वे, अगर आप पंजाबी सुन्नी मुसलमान हो तो अगर आप हार्डलाइन मुसलमान नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो। ठीक है, सारे बंदे तो हार्डलाइन नहीं ना, कोई बरेलवी फॉलो करता है, कोई कुछ फॉलो करता है, कुछ फॉलो करता है। सो जो डिवीजन वहाँ पर है, उस डिवीजन की जिस रास्ते पे है, उनका खुद का नुकसान। मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो लीडरशिप है, अगर पॉसिबल हो तो अगर दुनिया को ये बताना है कि इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म पीस इन वर्ल्ड, एक्चुअली पाकिस्तान को डिवाइड करके, बिकॉज पूरी जो टेरर है, इवन ईरान का जो टेरर है, वो यहाँ से, इस रीजन से निकलता है। करेक्ट। ठीक है, सो जो जिसका हिस्सा है वहाँ बांट दो। ठीक है, ज़्यादा है तो पंजाब जो पाकिस्तान वाला है, और कई खालिस्तानी भी उनको चाहिए, तो सबसे ज़्यादा खालिस्तान का इलाका वहाँ पर है। और सच बाकी जो हमारे यहाँ पे भी अक्सर बोल रहे हैं कि ये तो जगह सेफ नहीं है, तो वहाँ भेज दो। हाँ, एक्चुअली एक शिप ईरान भेज देते हैं, एक पाकिस्तान भी भेज देते हैं। बिकॉज एक्चुअली जो ओल्ड पंजाब का जो इलाका था वो उधर का ही है। करेक्ट। सो वो अपना वहाँ पे झंडा उंडा लगा करके पंजाबियों के साथ में पंजाब के साथ डिसाइड कर लेंगे आने के। बट सीरियसली, बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तून, तीनों बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग हैं, कल्चरली, मेंटल वाइज, मेंटालिटी वाइज। कोई बिल्कुल बैकवर्ड है, उनकी सोच है, एक ट्राइबलिस्टिक माइंड है, कोई फॉरवर्ड लुकिंग है, कोई बिजनेस ओरिएंटेड है। ठीक है, और इनका मिलन पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं उनके साथ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में शियाज हैं सारे, बिल्कुल अलग सोच है उनकी। तो जब आप ये सब चीज़ें जहाँ पे जिसका हक है, जैसे वो अगर हो जाएगा तो कम से कम अगले 100 साल पीस रहेगा, यहाँ से लेके मिडल ईस्ट तक लगभग। नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो खैर वहीं पे उनकी। सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अगर आपके पास पूरी पावर हो और चॉइस हो और आपको एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पता हो, आप पाकिस्तान को कैसे डिवाइड करोगे इंडिया के इंटरेस्ट में, कि हमारे पर्पस सारे सॉल्व हो जाएं, लेकिन वहाँ की जो सोच और गंदगी है वो हमारे पास ना है? हाउ वुड यू लाइक टू डिवाइड देम? नहीं भाई, वो ऐसा है, जो सोच और गंदगी है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। एक थोड़ा बहुत कराची में है, बट पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब। तो उसको छोड़ के बाकी से कोई दिक्कत नहीं है? बाकी से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही वहाँ की जो सोच है वो औरतों के लिए और एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत ही गंदी सोच है। So you think we should? Does it make sense for us, sir? No. कि हम POK कभी लें? वो तभी है कि कम से कम 30-40 साल उनको री एजुकेशन प्रोग्राम में डाला जाए, एक जो सोच है चेंज करी जाए। बड़ा मुश्किल है वो सोच को चेंज करना, बिकॉज वो बचपन से जब आप पढ़ाते आ रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गन लेकर के किसी को डॉल को पकड़ा और उसका गला काटने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो वो सोच, इफ दैट इज व्हाट योर ग्लैमर इज, योर फ्यूचर इज, और आप 25 साल के हो गए हो, जहाँ पे ग्रूमिंग गैम का सिस्टम चलता है कि अगर लड़की 13 साल की है, 12 साल की है, उसको फुसला करके आप उसके साथ रेप करो, जो कि यूके में भी, और आप 40-50 साल के यूके के अंदर, और ये सारे पाकिस्तानी हैं। करेक्ट। और उस पाकिस्तानी की वाइफ बोल रही है कि अरे इनसे गलती हो गया। अरे यार 12-13 साल की They're supporting that, in fact.
40-45 साल का बंदा, इसमें गलती क्या है? वो सोच के कर रहा है। उसकी बेटी से भी बच्ची छोटी है और आप उसके साथ में गंदी हरकत कर रहे हो, और उसकी वाइफ उसको सपोर्ट कर रही है कि गलती हो गई आइंदा। वो इसलिए बोल रही है क्योंकि लॉस कुछ वहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, वरना अगर किसी और जगह पे होती, वो सोच आपने ऐसी पैदा करी हुई है कि लड़की को, औरतों को कोड़े से मारो, वो आपकी जायदाद है। वो जब ऐसी सोच होती है तो उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स बेटर नॉट टू गेट दैट सोच विद अस। राइट। सो सर प्योरली फ्रॉम, वो एक बोला है ना, क्या आते हैं, किसी सिख गुरु ने बोला है कि ये गांव बसता रहे, ठीक है, और ये उजड़ जाए। तो जो बसते वाला होता है वो बड़े गंदे लोग होते हैं, तो कहते हैं तुम यार यहीं रहो, बाहर मत जाओ। तो तुम देख लो पाकिस्तान से जो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो क्या सोच लेके जा रहे हैं। अगर बाकी जो देश हैं, अमेरिकन और यूरोपियंस, वो उनको बोले यार तुम वहीं रहो यार, उस सोच के साथ में, डोंट कम टू अस। it makes sense to concentrate them there. Yeah. So in that case, sir, purely from a military and economic point of view, and मैंने से मिलिट्री ओबियसली क्योंकि कुछ जगह पे होंगी जहाँ पे हमारी पोस्ट कम होंगी, यू नो, हम एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज पे होंगे, कुछ पे हम एडवांटेज लेना चाहते होंगे, हो सकता है पहाड़ी के हम आधी चढ़ाई पे हों, एंड सो ऑन। सो आई डोंट नो द टेरेन, आपको ज़्यादा पता है वो। What are the areas in the POK area that अगर मौका मिले तो वो हमें अपने पास रखना चाहिए फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू? ऑल। बट सर फिर सोच भी आ जाएगी, पर सर सोच भी आ जाएगी फिर तो। नहीं वो ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज ऑल, बट गिलगित बल्तिस्तान इज द मोस्ट, दैट इज अ गुड थिंग टू गो फॉर। मतलब वहाँ पे हमें रिस्क कम है, सोच की गंदगी नहीं आएगी, लेकिन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बेनिफिट इज देयर। सो फ्रॉम एज अ प्योर मिलिट्री कमांडर, that is an area to go for. So thanks a lot for this time.